हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। मेरे को पता लगा है कि आपने बायोलॉजी भी पढ़ ली है, फिजिक्स भी पढ़ ली है और केमिस्ट्री भी पढ़ ली है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं ना, सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो नहीं पढ़ पाए हैं उनको पढ़ा देंगे। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है बायो टेक का। किसका दे रखा है भाई? बायोटेक का। और ये 3 पार्ट में पूछी गई है। कितने पार्ट में पूछी गई है भाई? 3 पार्ट में पूछी गई है। ये तीनों पार्टों की बात करें अपन तो सबसे पहले आपको स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा जो आपको दे रखा है यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में भाई? डिफेंस टेक के बारे में, ठीक है। और इसके बाद में जो तीसरा बिंदु आपका दे रखा है वो दे रखा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या दे रखा है भाई? साइंस एंड टेक, ठीक है ना। ये किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। बस राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना है, वरना ये बहुत बड़ी है, 6 महीने पढ़ोगे तो भी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अपने को तो दोस्तों वो बातें देखनी है जो अपने एग्ज़ाम पेपर में अपने को लिखी हुई मिले, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी है और कुछ बातें लिखनी है। देखिएगा, टेक्नोलॉजी एक पार्ट ऐसा है जो कि शिक्षक लोग हैं इनके लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है, ठीक है। मान के चलना जो आपने सीईटी की टेक्नोलॉजी पढ़ी है, किसकी भाई? सीईटी की जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, मान के चलना कि आपका जो आरएस का टेक्नोलॉजी है वो भी क्लियर हो जाएगा। किसका भाई? आरएस का टेक्नोलॉजी भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी की करेंगे। तो सभी मित्रगण जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, इनमें आपको जो टॉपिक लगाना है इनमें से वो कौन सा लगाना है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लगाना है या फिर लगाना है आपको स्पेस टेक्नोलॉजी? तो लिखना भाई स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हाँ, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बिंदु हैं, इनको आपको नोट करना है। सीधे एग्जाम में यूं के यूं बनते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा, सबसे पहले हम अंतरिक्ष के बारे में बात करेंगे कि अंतरिक्ष होता क्या है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे? स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? स्पेस कहेंगे। देखिएगा, अब स्पेस क्या होता है? देखिएगा, हमारा जो वायुमंडल है जिसको अपन कहेंगे एटमॉस्फेयर, क्या कहेंगे भाई? एटमॉस्फेयर या फिर क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। इस वायुमंडल के परे, इस वायुमंडल के परे एक ऐसा स्थान जो कि अनंत है, जो कि क्या है भाई? अनंत है, वो ही क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, हमारे वायुमंडल से परे एक स्थान है जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम अंतरिक्ष की कोई सीमा देख सकते हो क्या भाई? कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर अंतरिक्ष कहेंगे। तो एक छोटी सी परिभाषा लिखना दोस्तों। हाँ भाई, किसमें? स्पेस अंतरिक्ष होता है और इसका ये आसमान है, ठीक है। यही लिखवा रहा हूँ, यही लिखवा रहा हूँ। ये तेरे से कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड स्पेस, ठीक है। जो आवश्यक बातें हैं बेटा वो पूछेगा, फालतू की समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। लिखना बेटा, पृथ्वी के वायुमंडल से परे, पृथ्वी के वायुमंडल से परे फैले हुए, पृथ्वी के वायुमंडल से परे फैले हुए विशाल तथा अंतहीन स्थान को स्पेस कहते हैं। अंतहीन स्थान को क्या कहते हैं भाई?
स्पेस कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी से परे होगा, वायुमंडल है, इससे परे होगा, ठीक है। एक ऐसा स्थान जिसका कोई अंत नहीं है, वही क्या है, स्पेस है, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में तारे होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, है ना। ये सारे ही कहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अंतरिक्ष में। शायद ही अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर स्पेस और आसमान स्काई क्या होता है। तो अगला बिंदु आप लिखना अंतरिक्ष में, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप हो, लिखना भाई अंतरिक्ष में समस्त तारे। अगला बिंदु आप लिखेंगे अंतरिक्ष में समस्त तारे, ठीक है, कोमा करके लिखेंगे ग्रह, कोमा करके लिखेंगे उल्कापिंड, समस्त तारे, कोमा करके लिखे ग्रह, कोमा करके लिखें उल्कापिंड, कोमा करके लिखे धूमकेतु, ठीक है, कोमा करके लिखें गैस, धूमकेतु, कोमा करके लिखें गैस, कोमा करके लिखें धूल तथा विकिरण, धूल तथा विकिरण, हाँ धूल तथा विकिरण विद्यमान है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं, बेटा बात मत करो मेरी क्लास में बात करना उचित नहीं है, ठीक है। देखिएगा मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, वो मेरी क्लास नोट से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़ें। यदि बेटा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, है ना, उनकी तरफ आराम से मुंह पाड़ो, है ना, और मज़े लो, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बेटा हम 1 घंटे के लिए इस क्लास में बैठे हैं, वो उद्देश्य की तो पूर्ति करो, ठीक है ना। अपन सीईटी के लिए आए हैं भाई, सीईटी का एग्ज़ाम अपना क्लियर होना चाहिए, वरना फांसी खानी पड़ेगी। 5 वैकेंसियाँ सीईटी के तहत डाली गई हैं और सीईटी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो हम 5 से वंचित रह जाएंगे। समझ पा रहे हो ना। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेडिकल लाइन में बच्चे फांसी खा के मर जाते हैं, पीएमटी का पेपर क्लियर नहीं हुआ, फांसी खा ली और मर गया, उसी प्रकार से अब आत्महत्याओं का आंकड़ा बढ़ेगा। सीईटी का एग्ज़ाम पेपर क्लियर नहीं हुआ, बच्चे फांसी खा गए, जहर खा लिए, ट्रेन के आगे कूद गए। क्यों? कईयों के घर वाले होते हैं भाई वो बिल्कुल सहनशील होते हैं, तो कईयों के उजागर भी होते हैं, है ना। अरे तेरे से सीईटी का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा तू, है ना। तो आराम से बेटा तैयारी करें, बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, मन करके पढ़ें, आराम से पढ़ें। कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछें, अच्छा क्वेश्चन है पूछे, बेकार का क्वेश्चन पूछ के समय बर्बाद खुद का भी नहीं करे और मेरा भी नहीं करे, ठीक है। चलिएगा अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अंतरिक्ष अन्वेषण की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? अंतरिक्ष अन्वेषण की, जिसे अपन कहते हैं स्पेस रिसर्च। क्या कहते हैं भाई? स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च क्या होता है? अंतरिक्ष अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है बेटा खोजना। क्या करना? खोजना, कोई नए विचार खोजना। तो यहां पर हम 2 बिंदु पढ़ेंगे भाई। अंतरिक्ष अन्वेषण क्यों बनाया गया? अंतरिक्ष अन्वेषण जो है, जिसको अपन रिसर्च कहेंगे, ये क्या है? तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि इसका जो उपयोग है नागरिक, किसके लिए भाई? हम नागरिकों के लिए, और सैन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? सैन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। और किस में किया जा रहा है? नागरिकों के लिए, जो ये जनता है, इसके लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? इस स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। आज हमारे को क्या मालूम है कि कल आंधी आने वाली है, कल बारिश आने वाली है? मालूम है क्या? नहीं। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है बेटा? इस स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट आप लिखेंगे अंतरिक्ष अन्वेषण का उपयोग। अंतरिक्ष अन्वेषण का उपयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण का उपयोग नागरिक एवं अंतरिक्ष अन्वेषण का उपयोग अंतरिक्ष
अन्वेषण का उपयोग आप लिखेंगे भाई नागरिक एवं सैन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है या किया जाता है। ठीक है भाई, ये बिंदु आप याद रखेंगे, चलिएगा। उसके बाद में भाई आपका यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं से क्वेश्चन बनने लगते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान है इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से नहीं हुई, भारत ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा, दूसरा कौन सा भेजा, तीसरा उपग्रह है वो कौन सा था, चौथा उपग्रह था वो कौन सा था। ये ऐसे भाई आपसे पूछे जाते हैं। आर्यभट्ट था वो क्या था, अपोलो था वो क्या था, स्पुतनिक था जो क्या था, इनके बारे में हमें जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो अगला जो भाई आप यहाँ पर छोटा सा टाइटल लगाएंगे वो लगाएंगे भारतीय अंतरिक्ष। क्या लगाएंगे भाई? भारतीय अंतरिक्ष, इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष, या आप लिखेंगे इसे इंडियन स्पेस लिखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष या इंडियन स्पेस। ठीक है, लिखना भाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सन 1962 में 1962 कब की गई भाई? सन 1962 में। ठीक है, जो कि इसी में लिखना, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग लिखेंगे बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, लिखना। नेक्स्ट एरो को लिखेंगे, एरो करके लिखेंगे। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान समिति लिख लेना, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। यह क्वेश्चन बेटा आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? ऑप्शंस देंगे आपसे 1961, ऑप्शन देगा 1957, सी ऑप्शन देगा 1962 और डी ऑप्शन देगा 1969। क्या देगा भाई? 1969। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कब आएगा भाई? 1962 में। कौन आएगा भाई? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी बेटा? 1962 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्या किया गया था? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है भाई, इसके बाद लिखना नेक्स्ट एरो से लिखना। इसके बाद एरो करके लिखेंगे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष
अनुसंधान समिति, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को एक नाम दिया गया बेटा, लिखना को, समिति को इनकोस्पार। क्या नाम दिया गया भाई? इनकोस्पार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इनकोस्पार नाम दिया गया। जो 1962 में आप पढ़ रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसी को एक नाम दे दिया गया और ये नाम क्या था भाई? इनकोस्पार। क्या था भाई? इनकोस्पार। मित्रों आप देखिएगा, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं, और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से इनको पढ़ के भी आए होंगे। लेकिन बेटा जब भी हमने साइंस पढ़ी होगी, 10th तक पढ़ी होगी, 12th तक पढ़ी होगी, जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, या फिर आगे कोई BSc भी होगा, लेकिन उनमें से बेटा क्या होता है कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना, ये कहीं नहीं चलता है ना। याद कीजिएगा जब आप 9th 10th में पढ़ा करते थे तो 9th 10th में पार्ट हुआ करता था, आर्यभट्ट वगैरह का नाम आता था, लेकिन वहाँ पर हम जानते नहीं थे कि ये होता ही क्या है ना, अंतरिक्ष को पढ़ते नहीं थे। लेकिन अब टाइम ऐसा हो गया है कि भाई इसके बगैर तो कोई पेपर अधूरा ही नहीं है। सब कहीं किसको पूछा जा रहा है भाई? टेक्नोलॉजी को पूछा जा रहा है। तो मित्रों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है ये कब की गई थी? 1962 में। उसके बाद में किसने की थी? किसके अंतर्गत आता है ये? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। और फिर इसका नाम किया गया भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। लेकिन इसका एक नाम बदल दिया गया और ये नाम कौन सा है भाई? इनकोस्पार है। क्या है? इनकोस्पार। तू मुंह क्यों पाड़ रहा रे? पानी पी ले, इधर उधर मत देख ले बेटा, ठीक है, इधर ध्यान दो। क्या नाम दिया गया भाई? इनकोस्पार। इधर ध्यान दे बेटा, क्या नाम दिया गया? इनकोस्पार। अब ये जो इनकोस्पार है, या तो इससे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो समिति थी, इस समय इसका एक दोस्तों यहां पर प्रेसिडेंट हुआ करता था। एक क्या हुआ करता था? प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहां पर जो इसका प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन था भाई? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, जो इनकोस्पार है जिसे भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति कह रहे हैं, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों? अहमदाबाद में है। कहां पर है भाई? अहमदाबाद में। तो जस्ट इसके नीचे आप एक एरो का निशान करके लिखेंगे, लिखना भाई अध्यक्ष, लिखना अध्यक्ष, अध्यक्ष या प्रेसिडेंट लिखेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर VK साराभाई लिख लो। हाँ साराभाई, चोलन होता है ना, ठीक है। हाँ मुख्यालय लिख लो अहमदाबाद, मुख्यालय अहमदाबाद। कहाँ पे ये? अहमदाबाद गुजरात, ठीक है भाई, अहमदाबाद। अब इसके बाद में दोस्तों आपने नाम सुना होगा इसरो का। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसरो का पूर्ण नाम क्या है भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब पूछा जाता है कि इस संगठन को कब बनाया गया, इस संगठन की स्थापना जो है वो कब की गई थी? इस संगठन की स्थापना है वो कब की गई थी? ये आप ध्यान रखेंगे। इस संगठन की जो स्थापना है वो स्थापना जो की गई थी कब की गई थी बेटा? 15 अगस्त 1969 को। कब की गई थी भाई? 15 अगस्त 1969 को। बोर्ड वर्क भाई आप लिखें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ के उसके बाद लिखें। मैं क्योंकि सीधा इनको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना उसी हिसाब से लिखवाऊंगा, है ना। बीच बीच में आप ये लिखोगे फिर वापस से वो लिखोगे तो समय भी ज़्यादा खराब होगा और पेन घिसने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा समझ के लिखें, ठीक है ना। ये नहीं लिखना है, अभी इसको लिखवाएंगे, है ना, चलेगा। इसके बारे में लिखना, स्टार मार्क करके लिखना, लिखना भाई 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको भाई ओब्लिक करके लिखेंगे इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ठीक है भाई। अब देखिएगा दोस्तों, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, एक सोवियत संघ है भाई। सोवियत संघ को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ को ही क्या कहते हैं? रूस। आपको मालूम है पावरफुल है। इसी के साथ में दोस्तों एक कौन है भाई? अमेरिका। अक्सर चर्चा में रहते हैं। अभी हाल फिलहाल भी चर्चा में बने हुए हैं। हाल फिलहाल भी आपने देखा होगा कि 4 महीने की पहले की घटना है। रूस के जो लड़ाकू विमान तैयार किए गए थे, पता है कि नहीं? हमेशा दोनों चर्चा में रहते हैं। ये कुछ करने की सोचता है, तुरंत ये तैयार रहता है कि मैं कुछ करूँगा। इसने कर दिया, ये तैयार रहता है। और अब इनके पीछे भारत भी कम नहीं है। भारत में भी अपना क्या है? रिसर्च सेंटर है। क्या है बेटा? इसरो है। क्या है भाई? इसरो। ठीक है, इन सभी को पढ़ेंगे। तो इनके बीच में हमेशा अमेरिका और जो सोवियत संघ रूस है, इनके बीच में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा रही है। ये प्रतिस्पर्धा देखिएगा किस प्रकार से जन्म लेती है। भारत में जैसे ही किसका गठन हो गया भाई? इसरो का गठन हो गया, तो भारत ने क्या कर लिया? एक धारणा बना ली कि हम अपना खुद का क्या करेंगे भाई? तैयार करेंगे। जो भी उपग्रह वगैरह हैं, हम किसी अन्य देशों की सहायता नहीं लेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए भारत को अन्य देशों की सहायता लेनी पड़ी थी। लेकिन अब इंडिया जो है इतना पावरफुल हो गया है कि इसको अन्य किसी देशों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि बहुत अति आवश्यक होता है तो ही इसको आवश्यकता पड़ती है। चलिएगा दोस्तों, लिखना भाई, इसरो की स्थापना होने के साथ ही इसरो की स्थापना होने के साथ ही भारत ने उपग्रहों को, उपग्रह क्या होते हैं भाई? सैटेलाइट्स। उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की जगह के लिखना भाई। अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रॉकेटों के निर्माण का फैसला कर लिया। ठीक है भाई। अब यहां पर दोस्तों याद रखना है, मैं आपके सामने लिखूंगा, एक तो लिखूंगा अंतरिक्ष आयोग। क्या लिखूंगा भाई? अंतरिक्ष आयोग। अपने पास में कौन सा है भाई? इंडिया के पास में कौन सा है बेटा? इसरो ही है ना। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या है? इसरो। लेकिन इसके साथ में बेटा 4 अन्य संस्थाएं और हैं। 4 क्या हैं? अन्य संस्थाएं और हैं। ये भी क्या करती हैं? सहयोग करती हैं रॉकेटों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का। अब आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो इसरो है, इसरो और ये अन्य 4 संस्थाएं मिलकर के एक आयोग की स्थापना करते हैं, एक आयोग को बनाते हैं, और उस आयोग का नाम क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष आयोग। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1972 में याद रखना है। कब हुई है भाई? 1972 में याद रखना है। और अंतरिक्ष कार्यों की औपचारिक शुरुआत भी यदि आपसे पूछी जाए तो भी आपको 1972 ही याद रखना है। चलिएगा, नोट करना है इनको दोनों को, लिखना भाई। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना डैश करके लिखेंगे 1972। उसके बाद लिखेंगे भाई अंतरिक्ष
अंतरिक्ष आयोग की औपचारिक शुरुआत, अंतरिक्ष आयोग की औपचारिक शुरुआत भी कब लिखेंगे आप? 1972 में ही लिखेंगे। ठीक है भाई। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिएगा भाई, मैं आपको यहाँ पर सीईटी का ही मान के नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। आप यदि आरएएस तक का भी एग्ज़ाम देते हैं और जहाँ पर टेक्नोलॉजी को पूछा जाएगा वहाँ तक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, है ना। और भाई सोच लिया कि हमें तो पढ़ना ही नहीं है तो मान के चलना कि कुछ नहीं होने वाला बेटा, है ना। देखिएगा अभी वो समय गुजर गया है, वो समय गुजर गया है जो आपको नौकरी दिखती थी, पैसे दिखते थे कि मैं पैसे कमा लूँगा, नौकरी यूँ आ जाएगी 6 महीने में। अब वास्तविक रूप से आप उतर गए हैं इस लाइन में, अब आपको मालूम पड़ गया है कि भाई नौकरी कैसे आएगी, ठीक है। तो अपने जो पंख लगते हैं वो पंख कब लगते हैं? ये 20 साल तक रहते हैं, 20-21 साल, और सभी आप एडल्ट की श्रेणी में आ गए हैं, है ना। शायद ही वो पंख अपने को समझ में आ गए हैं कि भाई कैसे नौकरी मिलेगी अपने को, है ना। और यहाँ पर जो आए हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि सभी बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे जिनके बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने भाई अपना जीवन जिया है, नौकरी लगी है, नौकरी छोड़ी है ना। तो कैसे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। तो कोचिंग करो, एक बार करो, लाइफ में बार बार आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा लेवल से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पर उल्टियाँ हों मुझे बता देना, जहाँ पर उल्टियाँ होने लगे कि सर ये हम थोड़ा सा ज़्यादा चले गए, है ना, तो बता देना मुझे, वहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। लेकिन इतना तो आपके लिए आवश्यक है यदि आपको सीईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है। और आपको ये भी मालूम है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने वाली जो संस्था है वो कौन है? RSSMB है। मालूम है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? और ऐसा पेपर बनाती है जो कोचिंगों में नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है, वो पढ़ता है वो बोर्ड, और उसके बाद क्या करता है? पेपर सेट करता है। ग्राम सेवक का पेपर दिया था, है ना? नहीं दिया, मालूम ही नहीं है ना। तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को दोस्तों हल्के में ना ले, ठीक है। और सीईटी का तो बहुत बड़ा गंभीर मामला है भाई, इसको क्रैक कर लो। साल भर में इतने ही स्टूडेंट्स होंगे जो मेहनत करने वाले होंगे, वो निकल जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा, अगली आप लिखेंगे अंतरिक्ष आयोग के साथ जुड़ी अन्य 4 संस्थाएं। वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, अंतरिक्ष आयोग के साथ जुड़ी 4 अन्य संस्थाओं के नाम। अंतरिक्ष आयोग के साथ जुड़ी अन्य 4 संस्थाओं के नाम, जिसमें सबसे पहले दोस्तों आप लिखेंगे इनसेट, SSP, इनसेट SSP, इनसेट SSP। हिंदी में इसका नाम लिखेंगे राष्ट्रीय उपग्रह। क्या लिखेंगे भाई? राष्ट्रीय उपग्रह लिख लिया होगा। राष्ट्रीय उपग्रह अंतरिक्ष खंड योजना, अंतरिक्ष खंड योजना, ठीक है भाई। अब कुछ विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि सर इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? योजना या संस्था कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, हाँ। तो इसका लिखना इंटरनेशनल नहीं लिखना भाई, ये इंडिया की है तो लिखना इंडियन, इंडियन नहीं, इंडियन नेशनल लिखना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। यहां पर लिखेंगे स्पेस सर्च प्रोग्राम, स्पेस सर्च प्रोग्राम, स्पेस सर्च प्रोग्राम। पहली संस्था का आप नाम याद रखेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये ध्यान रखना।
निम्न में से अंतरिक्ष आयोग के साथ कार्य करने वाली एक संस्था है। निम्न में से अंतरिक्ष आयोग के साथ कार्य करने वाली एक संस्था है। और आपको मालूम है कि भाई हमने किसको पढ़ा है, इनसेट को पढ़ा है, तो ये आपको याद रहेगी। दूसरी लिखना दोस्तों यहां पर NNRMS, NNRMS, NNRMS लिखना, लिखिएगा भाई, राष्ट्रीय प्राकृतिक, लिखेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन, लिखेंगे संसाधन प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, इसकी इंग्लिश भाई आप लिखेंगे नेशनल नेचुरल, लिखना नेशनल नेचुरल, क्या लिखेंगे बेटा, नेशनल नेचुरल रिसर्च, हाँ रिसर्च रिसर्च भी लिख सकते हैं, रिसोर्स लिख सकते हैं, ये लो रिसोर्स लिख लो, रिसोर्स सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम है ना, रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम याद रखेंगे भाई इसको। ठीक है ना, दोनों ही नाम मैं लिखवा रहा हूँ आपसे, चाहे वो इंग्लिश में पूछे या फिर क्या हिंदी में पूछे, और शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखने के लिए छोटे छोटे नाम भी अपन लिख रहे हैं। तीसरी संस्था का नाम लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे NRSA, इसका हिंदी प्रारूप लिखेंगे राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान, राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान, राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल, इसको क्या लिखेंगे भाई, रिमोट सेंसी एजेंसी। ठीक है भाई, चलिएगा। उसके बाद में चौथा आप लिखेंगे PRL, क्या लिखेंगे भाई, PRL। ये देखिएगा PRL दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, सूचना तकनीकी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि हम www वर्ल्ड वाइड वेब लगाते हैं, उसी आधार पर क्या लगाया जाता है, PRL भी लगाया जाता है, लेकिन इसको आप वो PRL मत समझना। इसका अर्थ होता है बेटा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फिजिकल, क्या कहेंगे भाई, फिजिकल रिसर्च, और फिर क्या कहेंगे, लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो लिख लें इस बात को, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इनके साथ ही मिलकर कौन भाई, हमारा अंतरिक्ष आयोग, कौन भाई, अंतरिक्ष आयोग, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 1972 में की गई थी। ठीक है, और अंतरिक्ष कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से भी यदि आपको पूछा जाता है तो कब की गई थी दोस्तों,
1972 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1972 में। ये चारों संस्थाएं मिलकर के क्या करती हैं? रॉकेटों का निर्माण करती हैं, और रॉकेटों को निर्माण करके उनमें जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि स्पुतनिक सेकंड को याद कीजिएगा, स्पुतनिक सेकंड में एक कुतिया को भेजा गया था, और वो कुतिया कौन सी थी? लाइका थी। कौन सी थी भाई? लाइका। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों पहले की ही बात है, ये पहले की ही बात है। इन सब की चर्चा अपन करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन हाल फिलहाल आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्लियर है भाई? चलिएगा, इसके बाद में दोस्तों ये रॉकेट जो है, रॉकेट, इन रॉकेटों का प्रक्षेपण कैसे किया जाता है, इनको लॉन्चिंग कैसे किया जाता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को समझने से पहले मित्रों आप समझते हैं कि उसकी भूमिका को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम सेल को जानते नहीं कि ये बैटरी वाला सेल पढ़ रहे हैं, या फिर फिजिक्स वाला सेल पढ़ रहे हैं, या फिर बायो वाला सेल पढ़ रहे हैं, कौन सा सेल पढ़ रहे हैं। तो सेल के बारे में जानेंगे तभी तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे भाई, है ना, तभी तो समझ में आएगा। ईंट, हमें भवन बनाना है, मालूम ही नहीं है कि भाई भवन का निर्माण कैसे होगा, ईंट से होगा कि पत्थरों से होगा कि किससे होगा। लेकिन किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस के बारे में हमें प्राप्त जानकारी होने के लिए क्या है कि उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद में लिखना रॉकेट या फिर प्रक्षेपण यान, इंपॉर्टेंट है, नया सब्जेक्ट है भाई बिल्कुल आपके लिए। अच्छे से मेहनत करें दोस्तों, 4 से 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 3 बिंदु हैं, ये 3 बिंदुओं में से 4 से 5 क्वेश्चनों का रेशियो रहेगा। लिखना रॉकेट या प्रक्षेपण यान, रॉकेट या प्रक्षेपण यान, रॉकेट या प्रक्षेपण यान, या लिखेंगे इसको रॉकेट, या फिर लिखेंगे लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल लिखेंगे, लॉन्चिंग व्हीकल। अब कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को ये बताइएगा साहब, रॉकेट जो होते हैं इनका निर्माण क्यों किया जाता है, इनको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित क्यों किया जाता है, कोई बताएगा? पृथ्वी से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए हम किनको भेजते हैं? रॉकेट्स को पृथ्वी की जो कक्षा है उनसे बाहर भेजते हैं, अंतरिक्ष, हाँ अंतरिक्ष में भेजते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके बारे में लिखना आप, एक छोटा सा बिंदु लिखना किसी भी अंतरिक्ष यान अथवा कृत्रिम उपग्रह को, किसी भी अंतरिक्ष यान, किसी भी अंतरिक्ष यान अथवा कृत्रिम उपग्रह को, लिख लिया, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब उसकी निर्धारित कक्षा में, जब उसकी निर्धारित कक्षा में, जब उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाता है, तो जिस वाहन की आवश्यकता होती है, जिस वाहन की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा? रॉकेट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? रॉकेट कहेंगे, या फिर उसको क्या कहेंगे? लॉन्चिंग, क्या कहेंगे बेटा? लॉन्चिंग व्हीकल कहेंगे, जिसको प्रक्षेपण यान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रक्षेपण यान कहेंगे। अब दोस्तों आप इसको पढ़ के आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी कहाँ पर थी, टेक्नोलॉजी को हमने पढ़ा कहाँ पर था। देखिएगा 9वीं 10वीं में आप एक लेसन पढ़ा करते थे स्पेस वाला, अंतरिक्ष वाला। उसमें क्या हुआ करता था बेटा? देखिएगा 9th की जो बुक होगी आपकी साइंस की, उसमें लगभग आप 100 से 115 पेज के बीच में आपको मिलेगा, है ना। देखिएगा एक रॉकेट है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, 9th की बुक की बात बता रहा हूँ ये, है ना।
तो वो ऊपर जा रहा है तो वो किस कारण से जा रहा है? नीचे अग्नि निकल रही है ना? वो अग्नि क्यों निकलती है? वो नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं? ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आता? कोई भी वस्तु है, हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन उसी वस्तु को हम ऊपर की ओर अंतरिक्ष में इतनी तेज गति से फेंकें कि वो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर को पार कर जाए, तो वो वस्तु पृथ्वी की कक्षा में कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी, या पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाइन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लाइन वेग कहते हैं। वो प्लाइन कर गई, वो क्या कर गई भाई? प्लाइन कर गई। आपको पता है ना, जो प्लाइन कर जाते हैं, जो भग जाते हैं, वो कभी भी लौट कर नहीं आते, और आते हैं तो उनको फिर दुनिया घूंसे मारती है ना? आप एक प्लान करके आए हैं दोस्तों कि हम जयपुर जा रहे हैं, और वो हमारा प्लान जो है, प्लान है, वो क्या होना चाहिए? सक्सेस होना चाहिए। और वो सक्सेस नहीं हुआ तो बेटा मान के चलना कि दुनिया घूंसे मारेगी। और यदि आप सक्सेस होके चले गए, यदि आप सक्सेस होके चले गए तो ये कहेंगे कि यार ये छोरा बहुत मेहनत करता था, ये बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, है ना? भले चाहे आप कितने ही गंदे काम करें, है ना? हाँ, आप लड़ाई करें, आप चोरी करें, आप मर्डर करें, सारे पाप आपके धुल जाएंगे, सारे दुष्कर्म जो होते हैं वो धुल जाते हैं नौकरी लगते ही, ठीक है ना? हम जब नौकरी नहीं लगे थे तो हमारे बारे में भी यूँ ही कहा जाता था कि यार मेहनत ही नहीं करते हैं, नौकरी कहाँ से आएगी? नौकरी लगे फिर उसको छोड़ी, फिर लगे फिर उसको छोड़ी, और अब हम एक किंग नहीं, किंग मेकर की भांति कार्य कर रहे हैं, राजा बनाने का कार्य कर रहे हैं, राजा है नहीं, ठीक है? और आपको हमारे इस साइंस पार्ट में, टेक्नोलॉजी में, मैडम ने आपको साइंस पढ़ा दिया होगा, फिर भी कुछ बिंदु जो छूटे हुए हैं वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ठीक है बेटा? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पढ़ाए हुए इन चौराहों पर मिल जाते हैं, या कहीं ना कहीं वो ज़रूर बैठे हैं, एलडीसी भी बन के बैठे हैं, टीचर भी बन के बैठे हैं, है ना? शायद ही कोई विभाग होगा जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, सब जगह मिलेंगे, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप भी कहीं ना कहीं हमें मिलोगे, ठीक है? हाँ, मेरा नाम बेटा आशीष आर्य है, ठीक है? और मेरे लिए आप क्या पहले देखा है? कौन नहीं जानता है? इस मार्केट में सब जानते हैं बेटा, है ना? इस मार्केट में कौन नहीं जानता है? मुझे सब जानते हैं, ठीक है? तो आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। आपको कोशिश करेंगे, पहली बात तो क्वेश्चन देने की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर भी हम क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। टाइम क्या हो गया? 12:51 हुए हैं ना? चलो देखिएगा। अब बेटा मैं आपसे 2 बातें करूंगा। ये रॉकेट है बेटा, ये क्या है? रॉकेट। आपको मालूम है ये पृथ्वी की कक्षा से कहाँ जाएगा बेटा? बाहर जाएगा, बाहर जाएगा ना? तो इसमें भाई किसकी आवश्यकता होगी? फ्यूल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? फ्यूल, जिसे अपन क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। अब ये जो फ्यूल होता है बेटा, ये ठोस भी होता है और ये द्रव भी होता है, ठीक है? और इन दोनों को हम एक नाम देते हैं बेटा, प्रणोदक। क्या नाम देते हैं? प्रणोदक नाम देते हैं। चलिएगा लिखना, रॉकेटों में ईंधन इंपॉर्टेंट है, रॉकेटों में ईंधन और ऑक्सीकारक को, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ऑक्सीकारक को, रॉकेटों में ईंधन और किसको बेटा? ऑक्सीकारक को प्रणोदक के नाम से जाना जाता है। प्रणोदक किसके नाम से जाना जाता है भाई? प्रणोदक, या इसको प्रोपेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई? चलिएगा, उसके बाद में ये जो ठोस और द्रव ईंधन होते हैं, इनके नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद में अपन ऑक्सीकारक का नाम लिखेंगे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, और उसके बाद में इससे पहले अपन ठोस और द्रव ईंधन का नाम लिखेंगे, जो कि किस में काम आते हैं बेटा? किस में काम आते हैं? इस रॉकेट में इसको आगे पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में काम आते हैं, ठीक है? अब कहोगे कि साहब ईंधन तो फ्यूल तो यही होता होगा, लकड़ी होती होंगी, कोयले होते हुए होंगे। नहीं, ये नहीं होते हैं, इनके लिए एक विशेष फ्यूल तैयार किया जाता है, ठीक है? चलिएगा, सबसे पहले लिखना ठोस ईंधन, लिखना ठोस। ठोस का भाई आप नाम लिखेंगे HTPB।
HTPB, HTPB ये लिख रखा, क्या लिखेंगे? HTPB क्या होता है बेटा? HTPB क्या होता है? लिखना हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाइडिन, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइडिन, ठीक है। उसके बाद में द्रव लिखेंगे UDMH, पहले इसको लिखो आराम से, UDMH, क्या लिखेंगे भाई? UDMH दिख रहा है बेटा आपको? UDMH, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे बेटा अनसिम मेरिकल, मैं लिख रहा हूं देखो इधर, अनसिम मेरिकल, अनसिम मेरिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन, अनसिम मेरिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन लिख लिया बेटा? चलिएगा, अब देखिएगा भाई, उस रॉकेट में आपको मालूम है जो उपग्रह था एक प्रकार से, उसमें एक कुतिया को बिठाया गया था स्पुतनिक सेकंड में। किसमें बिठाया गया था भाई? स्पुतनिक सेकंड में बिठाया गया था ना। अब आपको ये भी मालूम है कि उपग्रह जब ऊपर जाते हैं तो उसमें देखिएगा, अपने भारत से कौन गए थे? राकेश शर्मा जी गए थे, कल्पना चावला गई थी, है ना। तो उसमें ऑक्सीजन भी रहती है। क्या रहती है बेटा? ऑक्सीजन। और वो जो ऑक्सीजन होती है वो ही क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऑक्सीकारक। तो इन ऑक्सीकारक के रूप में किनका उपयोग किया जाता है? ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लिखना बेटा ऑक्सीकारक। आगे हम बात करेंगे इनकी। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक में आप पहले डैश करके लिखेंगे ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु, O2 की आपूर्ति हेतु लिखेंगे अमोनियम पर क्लोरेट। क्या लिखेंगे बेटा? अमोनियम पर क्लोरेट, अमोनियम पर क्लोरेट, हाँ क्लोरेट है बेटा ये, अमोनियम पर क्लोरेट। नाम सुना होगा ना, NH4ClO4, NH4ClO4। उसके बाद में फिर कोमा करके लिखेंगे NTO अर्थात नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O4 लिख लें या फिर इसको लिखें NTO नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो ये दो ऑक्सीकारक है बेटा, इनका हम नाम लेंगे यहां पर, ठीक है। एक के साथ में HTPB के साथ में हम क्या मिलाएंगे? या तो अमोनियम पर क्लोरेट मिलाएंगे, हाँ बेटा बोलो, डाइनाइट्रो होगा, लेकिन इसका बेटा अणुसूत्र आएगा वो यही आएगा। आप इसको कहीं भी सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, ठीक है। इसका जो अणुसूत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा? N2O4 ही मिलेगा। इसको हम हाँ बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं, डाई नाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका NO4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? NO4, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम NTO ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? NTO, ठीक है बेटा। चलिएगा, उसके बाद में आपको क्या मालूम है, न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। आपने प्रकाश टॉपिक को पढ़ा होगा। प्रकाश देखिएगा, आपके यहाँ पर बेटा एक टॉपिक दे रखा है प्रकाशिकी, जो कॉमन है।
आपका कॉमन टॉपिक है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी है और 12th लेवल पर भी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, जिसका नाम है प्रकाशिकी। क्या नाम है बेटा? प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी में दोस्तों आपने एक नियम भी पढ़ा होगा, नींद आ रही है? एक नियम भी पढ़ा होगा। कौन सा नियम था वो? न्यूटन का नियम था, न्यूटन का कणीय सिद्धांत। अरे न्यूटन का कणीय सिद्धांत पढ़ा कि नहीं? चल मुझे ये बताओ कि जो प्रकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? पैकेट्स के रूप में आता है, लेकिन अभी पैकेट्स के रूप में बात नहीं करेंगे। मुझे ये बताओ जो प्रकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अरे प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं। देखिएगा आपको मालूम होगा कि जो प्रकाश होता है ये कणों के रूप में भी गमन करता है, तो तरंगों के रूप में भी क्या करता है? गमन करता है। और कणीय प्रकृति को जो बताया था वो किसने बताया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसमें बताया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। अपनी एक बुक थी, पिछली बार एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें न्यूटन साहब की बुक को पूछा गया था। किसको पूछा गया था? न्यूटन साहब की बुक को पूछा गया था। कौन सी बुक थी? प्रिंसिपिया। कौन सी थी बेटा? प्रिंसिपिया। पिया की कौन? प्रिंसी। पिया की कौन? प्रिंसी, है ना? प्रिंसिपिया याद रखना है आपको। ये सर आइजैक न्यूटन की क्या है? पुस्तक है, जिसमें न्यूटन की गति के नियमों को दर्शाया गया है। और रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है, रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है तो बेटा जैसे ही वो फ्यूल अंदर बाहर निकलता है और वो सीधा जमीन से टकराए तो रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ये कौन सा नियम है न्यूटन की गति का? ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। और आपने संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ा होगा। किसका नियम पढ़ा होगा? संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा है P बराबर क्या होता है? mv होता है। क्या बराबर? P बराबर mv। P को क्या कहते हैं बेटा? हम संवेग, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है बेटा? संवेग होता है। तो संवेग क्या है? P बराबर mv। m क्या होगा बेटा? मास होगा, जिसको अपन द्रव्यमान कहेंगे, और v क्या होगा? वेग। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है या मोमेंटम कहलाता है। तो एक नोट डाल करके एक छोटा सा बिंदु आप और लिख लो। लिखना बेटा, लिखेगा रॉकेट का प्रक्षेपण या रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट का प्रक्षेपण या रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर जो कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम एवं संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण के नियम पर क्या है भाई? आधारित है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप छोटा सा बिंदु लिख लें और इसको एक बॉक्स में बंद कर ले। संवेग बराबर, ताकि आपको याद रहे, द्रव्यमान इनटू आप क्या लिखेंगे? वेग लिखेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड क्या भाई? वेलोसिटी, वेग। ठीक है ना? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? P बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? mv लिख सकते हैं। सीधा एग्जाम में कई बार ये समीकरण के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीधा आपसे समीकरण के रूप में पूछ लिया जाता है। बेटा ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता आपको, जानता हूँ कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन आके पता लगा कि मालूम ही नहीं है ना, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी बातें आपको पढ़ाई हैं जो कि बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से उठा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिएगा। अब दोस्तों आपने विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा का नाम सुना होगा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा का नाम सुना होगा, और आपने ये भी नाम सुना होगा कि भू स्थिर कक्षा। कौन सी कक्षा भाई? भू स्थिर कक्षा और कक्षीय पोलर, जिसको हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा?
पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा। तो आपने देखा होगा जब हम ग्लोब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, ग्लोब को पढ़ते हैं, चाहे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ें या इंडिया के संदर्भ में पढ़ें या फिर हम वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ें, तो हमारी जो ग्लोब की स्थिति होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है। ये आप सभी पढ़ते हैं, रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, है ना। ये कौन सी दिशा होती है बेटा, पूर्व होती है। कौन सी दिशा होती है, तो ये कौन सी होती है भाई, पश्चिम। ये कौन सी होती है, उत्तर। और ये कौन सी होती है, दक्षिण। ये कौन सी होती है बेटा, दक्षिण। ठीक है, हमेशा जो अपना राइट हैंड होता है उस तरफ कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है। जिस तरफ अपना हृदय होता है, दिल होता है, बोला कि मेरी तो धड़कन इधर धड़कती है ना, तो दिल जिधर धड़कता है वो कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को या अपना सर की जो दिशा होती है ऊपर की ओर, वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर। और ठीक इसके अपोजिट जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण होती है। ठीक है ना, ऐसा नाम आपने सुना है। देखिएगा ये जो दिशा होगी बेटा, आपको ये भी मालूम है कि पृथ्वी जो होती है ये है अपनी दूरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ध्रुवीय कक्षा में जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है, ये हमेशा कैसे घूमते हैं बेटा, दक्षिण से उत्तर की ओर। कैसे घूमते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। इतना सा आप जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिएगा बेटा, अब सबसे पहले आप लिखेंगे ध्रुवीय कक्षा एवं उपग्रह के बारे में कि ध्रुवीय कक्षा होती क्या है। लिखेगा ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, या फिर लिखना बेटा उपग्रह। ध्रुवीय कक्षा को बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स कक्षक होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कक्षक। आपने पढ़ा होगा तत्व यौगिक और मिश्रण को, तत्व यौगिक और मिश्रण को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अरे आप तो सुनने हो रहे हो यार, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। वहाँ पर एटम्स को भी पढ़ा होगा, परमाणु को पढ़ा होगा, है ना, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। तो वहाँ पर 4 सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, 4 मॉडल प्रतिरूप आपने पढ़े होंगे। सबसे पहले डाल्टन साहब को पढ़ा होगा, फिर थॉमसन को पढ़ा होगा, फिर रदरफोर्ड साहब को पढ़ा होगा, और उसके बाद में किसको, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक को पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा भाई, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक को पढ़ा होगा, जिसे आधुनिक परमाणु प्रतिरूप मॉडल का जन्मदाता माना जाता है। और इन्हीं के आधार पर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसको पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन को पढ़ते हैं। ईंटा पग नाचे, ईंटा पग नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। किसने की है बेटा, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। किसने की है, गोल्डस्टीन ने। ये भ्रांति है, लोग रदरफोर्ड को मानते हैं, नहीं, रदरफोर्ड तो बाद में आए थे। इसकी खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है। और ईंटा पग नाचे, ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। क्या भाई, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की है वो किसने की है, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की है। चलिएगा, आपने पढ़ लिया होगा ऐसा। लिखना, जब कोई उपग्रह, जब कोई उपग्रह, जब कोई उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से, जब कोई उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से होकर पृथ्वी के चारों ओर, होकर पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करे तो, वापस से बोल रहा हूं, जब कोई उपग्रह ध्रुवों के ऊपर, जब कोई उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से होकर, ऊपर से होकर पृथ्वी के चारों ओर, लिखना बेटा, पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करे, भ्रमण करे, तो इस तरह के पथ को ही, तो इस तरह के पथ को ही ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट के नाम से, ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, पोलर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, समय हो गया है, कल आगे बात करेंगे। ठीक है, हाँ
आराम से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। जेनेटिक्स से 4-5 और क्वेश्चन आएंगे आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा।